केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। संस्कृत के पेपर का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जो संस्कृत क्लास 12th का है, पूर्णांक 100 नंबर का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित आप पढ़ लीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है, तो नीचे आपको प्रश्न मिलेंगे। देखिए कह रहा है कि अंतरांतरे कंचुके समाग्रत्य महाश्वेताम अचोवत आयुष्मति देव चित्रत देवी च मधुराम त्वाम दृष्टम आवात इति इत्येवम् अभित्रागंतुकामा महाश्वेताम सखी चंद्रापीडस्थ क्वांतास्ताम इति कादंबरी अपृच्छत। ठीक है, अब इसी को बढ़िया से पढ़ करके यहाँ पे देना। प्रश्न नंबर 1 देखा कर रहा है कि उपरयुक्त गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया, किस पुस्तक से लिया गया लिखना था। क समागत्य महाश्वेताम अवजत ये प्रश्न पूछा था। फिर चंद्रापीठस केरकेड़ उदम मार्ग कुत्र आगत अगात अगात लिखा है। ठीक है, फिर चौथा है तत् अत्रैव ये प्रश्न पूछा था, इसे आप पढ़ लीजिएगा। रेखांकित अंश की क्या कर रहा है, अनुवाद करना था। ठीक है, चंद्रापीठस से कस्या प्रसाद मीपवर्तिनी अस्ताम इसको आपको पूछना था, बहुत पूर्वत पूछा है, आज भी पूछ रहा है, अथवा आप इसको पढ़ करके यहाँ पे कर सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश प्रेरिता का अपहरणते निसमदेव भवनम का आसीत क पत्र लेखा मापदम आगच्छत आप इसको कर सकते हैं। दुरात पद में कौन सी विभक्ति ये बताना था आपको, आप कर सकते हैं, ये तो आपके लिए था। दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा अपनी पाठ्य पुस्तक माने जो पढ़ी गई पुस्तक है उससे कह रहा के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्र करना। हिंदी में लिखना था, कोई संस्कृत में लिखना नहीं है। अधिकतम 100 शब्द होना चाहिए। 100 शब्द कम से कम 1.5 से 2 पन्ना मान के चलिए। चाहे सुकनाशक के बारे में आप लिखिए, चाहे आप पुंडरीक के बारे में लिखिए, चाहे कादंबरी के बारे में लिखा जा सकता है, जो ज्यादातर आप पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो फिर तीसरा प्रश्न है कि बाणभट्ट की गद्य शैली की संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना करना है। ये भी अधिकतम 100 शब्द में होना चाहिए। ठीक है, बाणभट्ट की गद्य शैली की संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में। आप हिंदी में करिए, क्या जरूरत है आपको हिंदी में, आप हिंदी में करिए। अगर आपकी संस्कृत अच्छी है संस्कृत में आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि आधोलिखित प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। आधोलिखित मतलब जो लिखा गया है, जैसे लिखा शुकनाशक कस्य मंत्री आसीत, शुकनाशक माने किसका मंत्री था, तो तारापीडस से तारापीठ का था, चंद्रापीडस से नहीं था, वैशंपायन नहीं था, पुंडरीकस से नहीं था। अ था, ये आ है। ठीक है ना, आज वैसा करके दिया क्रम में, भाई संस्कृत में दिया ऐसा। फिर लिखा है कि चंद्रापीडस से माता का आसित, चंद्रापीठ की माता कौन थी, आसित माने थी, कौन थी भाई, महाश्वेता थी कि पत्रलेखा थी, बिलासवती थी या मदलेखा थी, तो बिलासवती थी। ठीक है। पांचवा प्रश्न है आधोलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना। संदर्भ सहित का मतलब पहले संदर्भ लिखिए, सप्रसंग लिखला, अगर सप्रसंग लिखा होता तो संदर्भ भी आप लिखते, फिर प्रसंग भी लिखते, हालांकि ऐसे हिंदी में देता है। किसी एक श्लोक की ही संदर्भ सहित व्याख्या करना है। पहला दिया, दो दिया और आ करके। श्लोक क्या कर रहा है, संरुद्धम चेष्ट से मृगेन्द्र कामम हास्यम वचनास्त यदहम विमुक्षु। आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, दोनों में आसान ही लग रहा है। जो आप पढ़ रहे हैं आपके लिए आसान है, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। 7 नंबर का 2 नंबर आपका संदर्भ का और 5 नंबर आपका इसका जो अर्थ लिखने का, तो 7 नंबर टोटल मिलेंगे। दोनों में से एक ही करना था आपको। चलिए आगे बढ़ लिया जाए। छठा प्रश्न देखिए आप लोग ध्यान से, आई होप को आपको दिख रही होगी वीडियो सही से। छठा प्रश्न कर रहा है कि आधोलिखित में से किसी एक श्लोक का, दो दिया देखिए ओ आकर के, एक श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या करना है। ये छठा व्याख्या करना है। एक बार इधर सर आ जाते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या कर रहा था, किसी एक श्लोक की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना, ये श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या करना था। और छठा में कह रहा है कि आधोलिखित में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या करना, भी संस्कृत में इसकी व्याख्या करना है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये अन्वय करके दिया, इसे आप और आ करके करेंगे दोनों में से। फिर 7वां प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, कह रहा उपमा कालिदास सस्य की समीक्षा करना है। ये भी अधिकतम 100 शब्दों में लिखना। कालिदास के बारे में आप लिख सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं, 4 नंबर आपके लिए। फिर 8वां प्रश्न है आधोलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। पहला दिया है कि नंदिनी कस्य धेनु आसीत, नंदिनी किसकी गाय थी, धेनु माने गाय, तो वशिष्ठ से, वशिष्ठ की थी। ये बहुत मतलब परिचित है, बहुत बार आया है, ये वाला प्रश्न बहुत बार आया है, आप उठा के देंगे। महाराजा दिलीप से भार्या का, भार्या माने पत्नी होता है, सुदीक्षिणा थी। ठीक ना, ये दोनों प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आए हैं, इस बार भी देखिए दे दिया है। 9वां प्रश्न है आधोलिखित में से किसी एक अंश की हिंदी में संदर्भ, देखिए संदर्भ प्रसंग सही देखिए लिखना है। ठीक है, व्याख्या करना है। चाहे आप शकुंतला तात के बारे में करिए या भूतवा चिराय के बारे में, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देखा जाए क्या कर रहा है, करें कि निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित, देखिए सूक्ति भी मिल गया, सूक्ति हमेशा देता है, इस बार भी दिया, सूक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। देखिए ओ आ ई दिए है। ठीक ना भाई, टाइटल नया डाला है, पहले नहीं तो अधिकतर आप लोग रोमन अंग में देख रहे होंगे। न खलु धीमताम कश्चिन विषयो नाम या वामा कुलास, कोई ये कर सकते हैं।
11वां प्रश्न है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक रम्यम तंत्र रम्या शकुंतला की समीक्षा करना है, अधिकतम 100 शब्द में होना चाहिए, इसका ये व्याख्या करना है। 12वां क्वेश्चन है विक्रमो वर्षीयम किसकी रचना है, तो कालिदास जी की रचना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रकृति वक्र का आसित मतलब प्रकृति वक्र है, तो इसमें अधिकतर आप देखेंगे दुष्यंत सही है, आपके हिसाब से क्या आप कमेंट इसे करेंगे। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में संस्कृत में निबंध लिखना था। निबंध देखिए आया, ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, नंबर वाला यही है कम से कम। देखिए एक एक नंबर का अगर ये गलती आपकी हो भी जाती तो कोई दिक्कत नहीं, बट 10 नंबर का तो 10 नंबर कैसे लाए, मान लीजिए 10 नहीं तो 8 तो आप ला ही सकते हैं भाई। संस्कृत भाषाएं महत्व, संस्कृत भाषाया मतलब संस्कृत भाषा का महत्व के बारे में लिखना था, आराम से आप लिख सकते हैं। नहीं लिख पाते हम करें तो पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना, पर्यावरण को बचाया कैसे जा सकता है, 10 पंक्तियों में संस्कृत में लिखना था, आप लिख सकते हैं। श्रमस्य महत्वम, श्रम का महत्व लिखना था, ठीक ना, ये और इन दोनों के बारे में आप लिख सकते थे अगर आप थोड़े बहुत पढ़े हैं। देखिए फिर 14वां प्रश्न क्या कर रहा है, रूपक अलंकार की परिभाषा हिंदी या संस्कृत में। अब इससे आसान क्या आपको पूछ सकता है, रूपक अलंकार की हिंदी में क्या परिभाषा आपको पढ़ाई नहीं गई, पढ़ाई गई। संस्कृत में आप नहीं लिख सकते, हिंदी में लिख लीजिए तब भी आपको 2 नंबर मिलेगा, या संस्कृत में तब भी 2 नंबर, अथवा अगर ये भी नहीं आ रहा तो अथवा उपमा अलंकार का संस्कृत में उदाहरण सहित लक्षण लिख दीजिए। क्या कह रहा है कि उपमा अलंकार का संस्कृत में उदाहरण सहित, हो सकता है संस्कृत में आप सभी को नहीं आ रहा, लेकिन रूपक अलंकार की परिभाषा हिंदी में लिखेंगे, 2 नंबर आपके लिए फिक्स। चलिए आगे बढ़ा जाए। रूपक अलंकार छोटा चीज पूछा गया था, बहुत बड़ी बात नहीं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए भाई हमने तो सबका कर दिया है, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके इसको देख लीजिएगा, पूरा लिखा गया है। देखिए जैसे विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, विद्यालय से उभयतः वृक्षा संसद माने है, तो पूरा लिखा गया, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें 4 ही करना था, कोई 4, तो हमने टोटल 6 कर दिया है। हालांकि हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा अच्छे से, आपको शायद वीडियो में नहीं वैसे साफ दिख रहा है। पहला वाला तो हम बता दिए हैं कि विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, तो विद्यालय से उभयतः, उभयतः मतलब दोनों ओर, वृक्षा माने वृक्ष, संति माने है, राम मोहन के साथ गांव जाता, राम मोहनीन सह माने साथ, सचरती जाता है, ठीक है। वह कान से बहरा है, स कर्णेन बधिरे अस्ति, ठीक है। गांव के चारों ओर तालाब हैं, ग्रामम परितः, परितः माने चारों ओर, तड़ागे माने तालाब होता है, ग्रामम परितः तड़ागे संत, संत माने है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये कौन सा कारक, इस बार कारक में भी ये पूछता है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। वह ब्राह्मण को गाय देता, स विप्राय ग्रामम, क्या लिखा है, गायम, हाँ सॉरी गायम है, ये गायम है, गायम ददा, ददा माने देता है, वह ब्राह्मण को गाय देता है, ठीक ना, विप्राय माने ब्राह्मण होता है। अगला 16वां क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था सर, ये 8 नंबर आपको मिल सकता था अगर चारों करते, 1 2 नंबर का, यानी 4 करना था, 1 2 नंबर का, 2 चौक के 8 नंबर आपको मिल सकता था। चारों आसान थे, हालांकि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आपको अनुवाद पढ़ाया गया होगा तो डेफिनेटली आप 8 नंबर लेके आएंगे परीक्षा एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसी एक में नियम निर्देश का उल्लेख करना था। अब देखिए नियम का उल्लेख करने के मतलब हरे रोचते भक्ति, नमः गणेशाय, गंगा हिमालयात प्रभृति, इसमें क्या किसी एक में नियम निर्देश का, नियम निर्देश ये है कहने का मतलब। इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 16वां, इसमें पूछा नियम निर्देश पूछा था। जैसे इसमें कह रहा किसी एक में ही करना है, आप नमः गणेशाय 2 हम बता दे रहे हैं, नमः गणेशाय में चतुर्थी है और गंगा हिमालयात प्रभुवंती इसमें सप्तमी है, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, आ वाला में देखा जाए, अहम हिमालय गच्छामि, मैं हिमालय मतलब हिमालय जाता हूं, गच्छामि मेरे रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति, ठीक है, अहम हिमालय गच्छामि, ठीक है, इसमें सप्तमी विभक्ति। निम्नलिखित पदों में से किसी एक में विग्रह करना है, जैसे पंचवटी में या निर्मिच्छम में या राम केशव में, तो इसमें द्विगु समास है पंचवटी में, ठीक है ना, 5 वटों का समूह। यथाशक्ति में प्रयुक्त समास का नाम क्या है, तो अव्ययी भाव है यथाशक्ति में। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, सचित का संधि विधायक सूत्र लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत से बच्चों से छूटा होगा ये। सत धन चित इसका होता सूत्र होता अस्तो अश्चु नाशु, ये देखिए आधा सह नाशु, ठीक है ना, ये वाला सूत्र बहुत लोगों से गलती थोड़ी सी हुई होगी, 2 नंबर का है, इसमें त्रुटि हो जाती लिखने में, ठीक ना, आप बढ़िया से याद किए होंगे तो लिखे होंगे जरूर। फिर तल्लीन का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो तत् धन लीन, नीचे हलंत लगा, तत् धन लीने से पढ़ेंगे, ठीक है भाई, संस्कृत का है। और बाकी 19वां का पूछा गया है कि वारिणा पद वारि प्रतिपदी के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो तृतीया एक वचन, ठीक ना, तृतीया ये एक वचन है, ये द्वितीया एक वचन है, ठीक ना, वारी। और आ लिखा 99 पद में कौन सी विभक्ति वचन है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर इसे पढ़े होंगे तो। सैव क्रियापद का लकार पुरुष एवं वचन पूछा था। दा धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप पूछा था, ददानी होता है। पठित्वा पद में कौन सा है, क्या पूछा था, प्रकृति एवं प्रत्यय पूछा था, पठ धन कत्वा, ठीक ना।
भू धातु में तुम प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा तो भव्युतुम बनेगा। ये इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेट में भी पूछा है। अगला है अधोलिखित वाक्यों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन देखिए भाई पूछा गया, वाच्य परिवर्तन एक किसी एक का करना है, ठीक है। मया गीतम गीते, वाच्य परिवर्तन आपको लोगों को आता है किसी एक का करना। स रामायणम पठेति रम्या गम्यते, ठीक है ना। और आई होप को ये पेपर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा जिक्र इसमें और भी कर दे रहा हूं कि जैसे मैं होप कर रहा हूं कि आपको लोग इसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये पेपर बहुत ओवरऑल ठीक ठाक था और 100 नंबर का पेपर है, आप 90 प्लस जा सकते हैं केवल थोड़ा सा मेहनत किए रहे होंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी पेपर एनालिसिस के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लोगों को। मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।